नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया, आज आपके बीच केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद कैब समिति की रिपोर्ट और दूसरा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर तापस मजूमदार समिति की रिपोर्ट। इन रिपोर्टों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करने के लिए आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु रास्ते और साधन ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया। इन रिपोर्टों ने परोक्ष रूप में स्वीकार किया है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास उच्च शिक्षा के विकास में यथेष्ट रूप से सहायक नहीं हो सके। अब देखना है कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में कितनी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि उन रिपोर्टों को ध्यान से देखा जाए तो यही ज्ञात होता है कि तेज आर्थिक विकास, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए समानता पर आधारित शैक्षिक तंत्र बनाने में और ज्ञान समाज बनाने में समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो सके। स्वतंत्रता के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्क आबादी का प्रतिशत निरंतर बढ़ा है, परंतु यदि वर्तमान में उच्च शिक्षा से संबंधित आयु वर्ग 18 से 22 वर्ष के नामांकन के आंकड़ों को देखा जाए तो यह अनुपात, जिसे सकल नामांकन अनुपात GER कहा जाता है, वह 10% से कम है। स्पष्ट है कि हमें अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। यद्यपि विभिन्न निकायों ने स्पष्ट रूप से मध्यम अवधि में वांछनीय सकल नामांकन अनुपात इंगित नहीं किया है, जो उचित नहीं प्रतीत होता है। इसका लक्ष्य न्यूनतम 15% रखा जाना चाहिए और नई शिक्षा नीति में इस लक्ष्य को सामने रखा भी गया है। परंतु इस वांछनीय स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें और भी अधिक मजबूती के साथ योजना बनाना होगा, कार्य करना होगा और इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना होगा। उदाहरणार्थ, उच्च शिक्षा पर लोक व्यय में कुल जीडीपी के सापेक्ष में कमी आ रही है, जो 90-91 में जिस प्रतिशत में थी आज उसमें कमी आई है। यह निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत विचारणीय है, सोचनीय है। उच्च शिक्षा इस समय संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। इसकी तमाम समस्याओं व विसंगतियों में एक प्रमुख विसंगति है बढ़ता निजीकरण। इस वाक्य में आबादी बिरला रिपोर्ट 2000 की संस्तुति महत्वपूर्ण है, जिसके सार संक्षेप के रूप में यह कहा गया कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर तो शासन व सरकार की अधिकतम भूमिका हो, किंतु उच्च शिक्षा के स्तर पर इसे न्यूनतम रखा जाए। समिति के विचार में उच्च शिक्षा का उपयोग करने वाले ही उसकी कीमत चुकाएं। इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के निजीकरण की खुलकर बात की गई है। वहीं निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु विधेयक लाने की बात भी कही गई थी। रिपोर्ट में प्रस्तावित निजी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अनेकानेक संस्थान आए दिन खुल भी रहे हैं और इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण का दौर पूरी तरह से प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद उच्च शिक्षा के विकास में अवरोध स्पष्टतः दृष्टिगत हो रहा है। सरकार को निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रगतिशील चिंतन वाले अनेक शिक्षाविदों का मत है कि उच्च शिक्षा के विस्तार में निजीकरण को प्रमुख साधन बनाना अत्यंत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि निजी उद्यम में पारमार्थिक उद्देश्य में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं तथा केवल शासकीय उद्यम ही सुव्यवस्थित, सुनियोजित एवं सामाजिक दृष्टि से जन कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं, जिसकी पहुंच राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट फरवरी 2007 और समानता दोनों पक्षों में देखी जा सकती है। यहाँ तक कि यह सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों का सामाजिक विज्ञान और मानविकी के आधार पर
अत्यधिक महत्व देने के कारण उच्च शिक्षा में आंतरिक असंतुलन और विकृति पैदा कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान का व्यावसायीकरण से लंबे समय तक राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हो सकती। प्रगतिशील दृष्टिकोण में काफ़ी बल है, परंतु यदि संसाधनों की उपलब्धता के वर्तमान वास्तविक परिदृश्य को देखा जाए तो यह दृष्टिकोण व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है। भारत में अनेक दृष्टांत हैं जहां निजी संस्थानों का प्रदर्शन शैक्षणिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से अच्छा तो प्रतीत हो रहा है। इन परिस्थितियों में प्रगतिशील दृष्टिकोण द्वारा की गई चेतावनी के बावजूद यह अपरिहार्य है कि निजी शिक्षा संस्थानों को उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, उनमें सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण समन्वय करने हेतु आगे बढ़कर भूमिका निभानी होगी, परंतु इस संदर्भ में कई रक्षात्मक कार्य क्रियान्वित करने पड़ेंगे ताकि यह शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित न रहे और उनके क्रियाकलापों में सामाजिक गंतव्यों का उपयुक्त समायोजन हो सके। इस तरह संसाधनों की कमी के चलते उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने, सक्षम बनाने तथा विनिमय करने की दिशा में सरकार के स्तर पर नए सोच और कदमों की आवश्यकता तो है, परंतु ऐसे सभी उपायों में व्यावसायीकरण पर प्रभावी नियंत्रण करना भी अनिवार्य है। साथ ही सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए कुछ अन्य प्रावधानों का समन्वय भी आवश्यक है। इसके लिए अतिरिक्त वर्तमान समय में बदले वैश्विक व सामाजिक परिदृश्य के कारण विश्वविद्यालयों के उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी हुई है और यह अपेक्षा की जा रही है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्धारण स्वयं आगे बढ़कर करें। ऐसे में आवश्यकता हो जाती है कि विश्वविद्यालय समय की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने संपूर्ण संगठन, प्रबंधन एवं कार्यकुशलता का पुनर्मूल्यांकन करें और आगे बढ़कर क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान में रुचि दिखाएं। ऐसे में सरकार और समाज तथा शिक्षा से जुड़े लोगों का यह कर्तव्य है कि उच्च शिक्षा के समक्ष उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सजग एवं सक्रिय हों। सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका सीमित करने की बजाय अत्यधिक संवेदनशील और सार्थक बनानी होगी ताकि अपेक्षाकृत कमज़ोर वर्ग के बच्चों और युवाओं को भी उच्च शिक्षा आसानी से सुलभ हो सकें, वे धनाभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न हो सकें, उन्हें उच्च शिक्षा से रोका न जाए। यह जरूरी है कि शिक्षा में विदेशी संस्थाओं की बढ़ती भूमिका पर अंकुश लगाया जाए ताकि युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों एवं राष्ट्रीय हितों से विमुख होने से बचाया जा सके। प्राइवेट कॉलेजों में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रवेश, नियुक्ति, पदोन्नति आदि के संबंध में न केवल कड़े नियम बनाने होंगे बल्कि व्यवहारिक धरातल पर उसका कड़ाई से पालन करना होगा। इन कॉलेजों का मानदंड किसी भी प्रकार से गिरने न पाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। विश्वविद्यालयों को दलगत राजनीति से दूर रहने और ज्ञान की खोज करने के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी होगी। जिस बात को हम राजकीय हस्तक्षेप कहने लगे हैं वह हस्तक्षेप न होकर सहयोग होना चाहिए। शक्तिशाली राष्ट्रों के समक्ष एक चुनौती के रूप में उभरने एवं स्थापित होने के लिए भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को सशक्त बनाना होगा। इसके लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही बुनियादी ज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी विषयों में गंभीरता से अध्ययन और शोध करने की आवश्यकता है। निसंदेह नई शिक्षा नीति इस दिशा में एक सार्थक कदम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।